नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत में नित नए तेवर बदले जा रहे हैं। मामला चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का, लेकिन सत्ताधारी भाजपा इन दिनों अपनी पार्टी के लोगों के तेवरों से परेशान है। कह सकते हैं कि कभी बात होती है अजय विष्णु की, कभी भंवर सिंह शेखावत की। इसके अलावा फिर इस बात की भी लोग चर्चा करते हैं कि आखिर भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो रघुनंदन शर्मा हो, सुमित्रा महाजन हो, इनको पार्टी में तवज्जो क्यों नहीं मिलती। इसी सिलसिले में, इसी श्रृंखला में अब एक और चीज़ जुड़ गई, वो है उमा भारती। उमा भारती जी ने कहा है कि वो 75 की हो जाएं चाहे 85 की, इलेक्शन लड़ेंगी। 2019 में अलबत्ता उन्होंने 5 साल का एक ब्रेक लिया था, लेकिन उन्होंने राजनीति नहीं छोड़ी थी। कुल मिलाकर उन्होंने कहा है कि वो चुनाव लड़ेंगी। तो पार्टी के लिए एक नया ये मामला आ गया कि अब पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी चुनाव लड़ेंगी। ये उन्होंने ऐलान किया है सागर के रैली में। इस पर भी बीजेपी के भीतर मंथन शुरू हुआ है। अमित शाह की टीम इस पर क्या समाधान निकालती, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तो उमा के तेवर बागी है। एक ज़माने में उमा भारती जी को कहा जाता था कि भाजपा की वो फायर ब्रांड लेडी है। उनके बयान, उनके भाषण, उनके तेवर कई बार पार्टी को दिक्कत में डालते थे और कई बार विरोधियों को। लेकिन इस बार पार्टी दिक्कत में है कि आखिर उमा जी को इलेक्शन कहाँ से लड़ाएंगे, और इस बारे में तो अभी कहीं कोई चर्चा भी नहीं हुई थी। अचानक से जब ये नया एक बम फटा है, भाजपा इसको लेकर विचार कर रही है। इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। उमा जी के बागी तेवर, ये तेवर बागी हैं या प्रेशर टैक्टिस, इस पर भी बात होगी, क्योंकि उनके जो भतीजे हैं वो भाजपा में शिवराज सरकार में मंत्री बन चुके हैं। तो एक परिवार से दो कैसे विधायक के चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि पार्टी की साफ लाइन है कि एक परिवार से सिर्फ एक व्यक्ति को टिकट। इसी के चलते कैलाश विजयवर्गीय जो इंदौर के बड़े नेता हैं, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, उनके चिरंजीवी को जब टिकट मिला तो फिर पूरे 5 साल कैलाश विजयवर्गीय कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ पाए। इसी पर विस्तार से बात उमा के बागी तेवर चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी योगीराज योगेश जी। स्काइप पर जुड़ेंगे देवदत्त दुबे जी, और टेलीफोन लाइन पर रहेंगे सामाजिक कार्यकर्ता रमेश सिंह जी। लेकिन चर्चा शुरू करें उसके पहले सुनते हैं उमा जी की बातें और उनके तेवर। मैं अपने बारे में बता दूं, 19 का चुनाव लड़ने से तो मैंने इसलिए मना कर दिया था क्योंकि बहुत साल हो गए थे काम करते करते। तो मैंने कहा 5 साल का ब्रेक दे दो। मेरे को लगा कि लोग इसके बारे में ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन लोगों को लगा मैंने राजनीति छोड़ दी। हमें कहते कहते थक गई कि मैंने राजनीति नहीं छोड़ी। मैं 75 की नहीं 85 की हो जाऊंगी, तब तक राजनीति करूंगी। मैं अगला चुनाव भी लड़ूंगी। खाली ये 5 साल में जिसमें मैंने ब्रेक लिया, मुझे राजनीति बहुत अच्छी लगती है। राजनीति उनने बुरी की है जो राजनीति को मेरी सुख सुविधाओं का साधन मानते हैं। मैं राजनीति में नहीं होती तो केंद्र एक बार रिवर लिंक आ पाता नहीं, ऐसे बहुत सारे काम जो नहीं हो पाते। इसलिए मेरा तो जीवन धन्य हो गया, क्योंकि मैंने राजनीति को ही भगवत प्राप्ति का साधन समझा। इसलिए राजनीति कभी नहीं छोड़ूंगी जब तक आपके जीवन की एक भी जरूरत बाकी रहेगी, उसको पूरा करने के लिए मैं जीवित। तो उमा जी ने साफ कहा कि वो राजनीति उन्हें पसंद है और वो राजनीति कभी नहीं छोड़ेंगी। 5 साल का ब्रेक जरूर लिया था, लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि उनका महत्व क्या है, क्योंकि अगर वो राजनीति में सक्रिय नहीं रहती तो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार 2003 में कैसे बनती। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो उनकी वजह से हुए हैं। इसमें संकेत उन्होंने राम मंदिर का भी दिया है कि राम मंदिर निर्माण के मामले में भी उनकी भूमिका, क्योंकि जब विवादित ढांचा गिराया गया था, उस विवादित ढांचे के गिराने में अटल अडवाणी के साथ उमा जी की भी भूमिका प्रमुख मानी गई थी। उन पर भी इस मामले में मुकदमे चले हैं। तो विस्तार से बात चर्चा के लिए मौजूद है हमारे सारे मेहमान जुड़ गए हैं। देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार स्काइप पर, टेलीफोन लाइन पर सामाजिक कार्यकर्ता रमेश सिंह जी, और स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार साथी योगीराज योगेश जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत योगीराज जी आपके साथ। दरअसल उमा जी के बारे में कहा जाता है कि वो जब बोलती है तो फिर इसके बाद विवाद ना हो ऐसा मुश्किल लगता है। पिछले कुछ सालों से जरूर वो शांत थी, तो उन्होंने कहा कि लोग समझ रहे थे कि शायद वो राजनीति से संन्यास ले रही, लेकिन वो राजनीति से संन्यास कभी नहीं लेंगी। चाहे 75 की हो जाए या 85 की, वो राजनीति करेंगी। आपकी राय? देखिए, उमा जी ने कही कि वो राजनीति नहीं छोड़ेंगी, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाजपा उनसे पीछे छुड़ाना चाहती है। और इसी के तारतम्य में
चूँकि पिछले कई दिनों से आप देखो उमा जी की जो गतिविधियाँ रही हैं, चाहे वो शराब का मामला हो या अन्य मामले हों, किसी न किसी मामले को लेकर उन्होंने सरकार पर प्रेशर बनाने की पूरी राजनीति की है। जी। और अभी भी आप देखो कि अपने भतीजे को आखिर उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल करवा ही दिया। संगठन में और सरकार में भी कई लोगों ने ये सोच के कि चलो भैया इनसे पिंड छूटे तो कम इनको एक मंत्री बना देना ज़्यादा आसान लगा पार्टी के लोगों को। लेकिन उमा जो है वो पीछे छोड़ना ही नहीं चाहती पार्टी का। अब सवाल सिर्फ यही है कि आप, जैसा कि जिक्र आपने किया था कि यदि एक ही परिवार से दो दो तीन तीन लोग चुनाव में आएंगे, तो जैसे कैलाश विजयवर्गीय जी का आपने जिक्र किया, पार्टी के और भी तमाम नेता हैं, वो सब इसी तरह की प्रेशर टैक्टिक्स अपनाएंगे। ये सब इसलिए भी हो रहा है कि अभी आप ये देखो कि जो भाजपा ने जो पहली सूची जारी की जी विधानसभा चुनाव की, उसमें पार्टी के खुद के द्वारा बनाए गए सारे नियम कायदे कानून तोड़ दिए गए। उसमें ना 75 का बंधन रखा गया, ना हारने का बंधन रखा गया, ना युवाओं का, न सब कुछ उसमें अलाउ कर दिया गया। इसलिए 75 के पार के लोगों के नेताओं को भी थोड़ा सा संबल मिला, थोड़ा सा उनको आत्मविश्वास मिला कि ये फार्मूला अब काम नहीं कर रहा और हम अब मैदान में आ सकते हैं। क्योंकि जब पार्टी ने ही वो लाइन नहीं मान रही तो फिर हम क्यों पीछे हटें। और इसलिए उमा जी कह रहे हैं कि चाहे मैं 75 की हो जाऊं या 85 की हो जाऊं, मैं राजनीति नहीं छोड़ूंगी। बस सवाल सिर्फ ये कि ऐसी एक्सेप्टेबिलिटी भी ना होना चाहिए, ऐसी नहीं होना चाहिए स्वीकार्यता कि आप पार्टी नहीं छोड़ना चाहती और पार्टी आपसे पिंड छोड़ाना चाहती है। तो ऐसी स्थितियां भी निर्मित नहीं होना चाहती, क्योंकि संगठन के कई बड़े नेता ये मानते हैं कि उमा जी का होना ही कहीं ना कहीं मुसीबत पैदा करना है पार्टी के लिए और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के लिए। और अभी आपने एक चीज़ का और देखा होगा आपने, जब जन आशीर्वाद यात्राएं निकली, बीजेपी की जो यात्राएं निकली, उसमें उमा जी को मौका ही नहीं दिया गया बोलने का। क्योंकि कई लोगों ने यह भी कहा, पार्टी के संगठन और सूत्रों ने भी कहा कि उमा जी को जानबूझ करके वहाँ मंच पर मौका इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वो कब क्या बोल जाए और उनके किस स्टेटसमैन से पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी हो जाए, इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। तो इसलिए पार्टी खुद बचना चाहती है उमा भारती जी से। इन सब के बीच एक बात ये ज़रूर है कि उमा भारती आज भी अपने भाषणों के दम पर, अपनी प्रतिभा के दम पर चुनाव जीतने का मादा रखती हैं, लेकिन संगठन और पार्टी में वो अपनी विश्वसनीयता खो चुकी। अपने बयानों को लेकर हमेशा पार्टी को ये लगा रहता है कि कहीं इनके मुंह से ऐसा कुछ बयान ना निकल जाए कि बना बनाया खेल बिगड़ जाए। इसलिए पार्टी उनसे बच बच कर चलती है। अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो फायर ब्रांड जो नेता हैं, इनका पार्टी कितना उपयोग करती है। क्या वास्तव में उमा भारती चुनाव लड़ेंगी, पार्टी उनको टिकट देने की स्थिति में है क्या, इसमें कोई दो राय नहीं कि उनको टिकट मिले क्या तो वो जीत जाएंगी। लेकिन फिर वो यही होगा कि जीतने के बाद फिर वो दावेदारी करेंगी तमाम तरह की और पार्टी के लिए और वरिष्ठ नेताओं के लिए मुसीबत खड़ी करेंगी। बिल्कुल। बुंदेलखंड से ताल्लुक़ रखते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी देवदत्त दुबे जी भी, और उमा जी का भी जो गृह नगर है वो बुंदेलखंड में आता है। तो मुझे लगता है कि जब उमा जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई थी, भाजपा से जब उन्होंने बगावत की थी, उसके बाद बीजेपी ने उनके कई सारे लोगों को तोड़ा था। एक ज़माने में भाजपा के बहुत से मंत्री और विधायक उमा जी के भक्त हुआ करते थे, लेकिन जब वो पार्टी छोड़कर गई तो देवदत्त जी ये नौबत भी आई कि उमा जी खुद अपना चुनाव हार गई थी। तो ये बात तो तय है कि उमा जी चुनाव जीतेंगी, हारेंगी, लड़ेंगी, पार्टी टिकट देगी नहीं देगी ये तो समय बताएगा। लेकिन एक बार चुनाव हारने के बाद ये साबित हुआ कि उमा जी की प्रासंगिकता अब उतनी ज़्यादा नहीं बची जितनी कभी 2003 में हुआ करती थी या उसके पहले, क्योंकि उनको चाहने वाले, उनको मानने वाले वो लीडर नहीं बचे। अटल जी, अडवाणी या राजमाता सिंधिया जो उनको राजनीति में लेकर आई थी, अब जो नई पीढ़ी है वो उमा जी से किनारा करना चाहती। इसीलिए आप सबको याद होगा कि जब उमा जी की वापसी भी हुई भाजपा के भीतर तो मध्य प्रदेश से उनको दूर रखा गया। अब किसी तरह वो मध्य प्रदेश में वापसी करना चाहती है। भतीजा उनका विधायक है, वो मंत्री बन गए। तो इस लाइन में चूंकि बीजेपी का 5 साल के बाद ये चुनाव जो हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं भाजपा के वो कार्यकर्ता जो वफादार थे, जो नैतिकता के दम पर पार्टी के लिए राजनीति करते थे, वो किनारे हो गए और पूरे 5 साल उनकी उपेक्षा हुई सरकार और संगठन में। हमें लगता है कि अब सारे लोग मिलकर पार्टी से अपना हिसाब करना चाहते हैं कि आपने हमारी 5 साल उपेक्षा की, अब चुनाव में आपके हम सारे कसबल ढीले करेंगे, आपको निचोड़ेंगे। ब्लैकमेलिंग शब्द तो खराब है, लेकिन प्रेशर टैक्टिक्स जरूर करेंगे ताकि वो इन चुनाव के दिनों में अपना लाभ ले सके। उमा जी भी लगता है उसी ट्रैक पर है।
जैसे योगीराज जी ने कहा कि उन्होंने पहले अपने भतीजे को मंत्री बनाया, अब वो चुनाव का दावा करके पार्टी को कितना मुश्किल में डाल रही है, उबार रही है, तो समय बताएगा। लेकिन अमित शाह की टीम उमा जी को लेकर बहुत सहज तो नहीं होगी, ऐसा लगता है। आपकी राय देवदत्त जी? देखिए, उमा भारती को फायर ब्रांड नेता कहा जाता है, और एक समय तो वो हिंदुत्व की हुंकार, खासकर राम मंदिर आंदोलन में जिस तरह से अगुवाई की और बुंदेलखंड में जिस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी है, पहले तो उनकी इमेज थी एक प्रवचनकर्ता की, लेकिन बाद में वो भाजपा की अच्छी नेता हुई, राजमाता उनको लेके आई। तो वो घर बैठने वालों में से नहीं है। आप देखेंगे 5 साल उन्होंने चुनाव भले नहीं लड़ा, लेकिन कभी शराबबंदी के मामले में, कभी किसी मामले में वो लगातार चर्चा में रही और सुर्खियों में रही, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा है कि वो घर बैठ नहीं सकती। और उनके अपने एक समर्थक हैं, फॉलोइंग है, क्योंकि वो जो बात कहती है बड़ी बेबाकी से कहती है। उन्होंने कभी, आप लगाइए आडवाणी को किस तरह से उन्होंने जवाब दिया था जो मीडिया में आया था, वो कभी झुकी नहीं। और उनका ये भी है कि भाई तिरंगा यात्रा के लिए, तिरंगा के हमारे मुकदमे कायम हुए जिसके कारण हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। और जब वो, उनकी वाक्पटुता है, जब वो बोलती हैं धारा प्रवाह है, तो जन सामान्य को सामने वो कन्विंस कर लेती है। मैंने कई उनकी सभाएं सुनी है। तो ये जो क्षमता है उनकी, वो उनकी जन नेता बनाए रहती है। इसलिए पार्टी उनकी हर शर्तें मानती है, उनको मनाकर वापस भी लाई। जब उन्होंने जनशक्ति पार्टी बनाई, 4 विधायक जिताए और भाजपा को मुश्किल में डाल दिया, तब उनको पार्टी फिर मना के लाई। तो वो ये समझती है कि जनता के बीच क्या, जनता क्या चाहती है। जब वो 2003 में उनको इसी शर्त पे लाया गया था कि सब नेताओं के संबंध थे, दिग्विजय सिंह से, चाहे पटवा जी हो, सारंग जी हो, सबके, लेकिन उन्होंने कहा कि उमा भारती के संबंध नहीं है, ये दम से लड़ेंगी। और उन्होंने वो लड़ाई लड़ी भी। तो एक वो अपना ऑरा बनाए रहती है, एक ऐसी दूरी बनाए रहती है कि वो अपनी आवश्यकता बनाए थी। और जनता को जो कन्विंस करने की, उन्होंने जब केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा देने के बाद, मैंने उनकी पहली सभा बंडा में सुनी, तो उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि केंद्रीय मंत्री बनने के बाद मेरे चेहरे पे चमक क्यों नहीं आई। तो मैं कहती हूँ कि जब तक इस सामने बैठे लोगों के चेहरे पे चमक नहीं आएगी, तब तक मेरे चेहरे पे नहीं आ सकती। तो तालियां पट रही। मतलब वो अभी भी जो उन्होंने कहा कि जब तक आपकी हर समस्या का हल नहीं हो जाएगा, जब तक मैं राजनीति करती रहूंगी। तो वो एक जो उनका वाक्पटुता है, जो स्वभाव है। लेकिन देवदत्त जी, जब उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई और उसके बाद वो खुद चुनाव हार गई, उसके बाद क्या स्थिति लगती है आपको? क्योंकि वो फिर उसके बाद वापसी के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। कई बार कहा जाता है कि वापसी उनकी हुई या उन्होंने खुद करवाई, संघ इसमें मध्यस्थ बना, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती। चूंकि अब कई नेता दिवंगत हो गए इस पूरी घटनाक्रम में जो उसके मध्यस्थ या चश्मदीद थे, तो हम उस पर तो नहीं जाना चाहेंगे जो उसकी पृष्ठभूमि थी। लेकिन कहीं ना कहीं जब बीजेपी के खिलाफ वो इलेक्शन लड़ी और विधानसभा चुनाव हार गई, तब उनकी एक जो बहुत बड़ा जो उनका ऑरा जिसकी हम बात कर रहे हैं वो टूटा और जो उनकी छवि थी वो कहीं ना कहीं भंग हुई। देखिए राघवन जी, आप तो इतने अनुभवी पत्रकार हैं। कई बार राजनीति में कैसी घेराबंदी होती है, और एक चुनाव हारने से, जैसे अटल जी है, वो ग्वालियर में 1,80,000 वोटों से माधवराव सिंधिया से चुनाव हार गए थे, लेकिन बाद में उन्हीं अटल जी के नाम पे 3 बार सरकार बनी, उनके नाम पे सांसद जी थे। तो उस समय जब बड़ा मलहराम उनकी जो घेराबंदी हुई थी, पूरी सरकार इस पे आमदा थी कि कैसे बूथ और कैसे लड़ाई झगड़े भी हुए थे। तो एक चुनाव जीतना हारना कोई नेता की वो नहीं है। नेता की जो पब्लिक, एक आप, अभी मैं कहता हूँ कि एक चौराहे पे आप मैसेज करिए कि उमा भारती खड़ी है और दूसरे चौराहे पे कह दीजिए कि कोई फला नेता खड़ा है, तो स्वाभाविक भीड़ कहाँ जाएगी ये देखना पड़ेगा आपको। मैं कहता हूँ कि उनमें जो स्वाभाविक एक आकर्षण जो भाग पड़ता है वो अभी तक उनको बनाए हुए। अन्यथा जिस तरीके से वो बयान देती है और कुछ भी करती है, उससे तो अभी तक पार्टी किनारा कर लेती है, ऐसे और किसी नेता को सहन नहीं करती। ये पार्टी भी समझती है कि ये इनको जो सहन करना पार्टी की मजबूरी भी है। और उन ऐसा कुछ दिया भी नहीं पार्टी ने उनको। लगातार आप पहले उत्तर प्रदेश भेज दिया, फिर अब वो मध्य प्रदेश में आ गई। तो ये जो कारण है, जो एक सहानुभूति उनके साथ है, वो एक फैक्टर है कि जो उनको आज भी जिंदा किए हुए राजनीति में। बिल्कुल। लेकिन विरोधी भी भाजपा में बहुत है। इलेक्शन वो लड़ेंगी तो मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नया स्वरूप बनेगा, क्योंकि अगर उमा भारती मध्य प्रदेश की राजनीति में आती, विधानसभा चुनाव लड़ती है या मध्य प्रदेश में कहीं से भी लोकसभा का इलेक्शन लड़ती है, तब उनका मध्य प्रदेश की राजनीति में दखल होगा। और यहाँ के जितने भी लीडर हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते कि उमा भारती मध्य प्रदेश की राजनीति में हस्तक्षेप करें, क्योंकि उन्हीं के चलते वो झांसी से इलेक्शन लड़ी,
उन्हीं के चलते वो यूपी में विधानसभा का इलेक्शन लड़ती है और उसी के चलते वो 5 साल के लिए थोड़ा सा दूर रहती है। अब पार्टी ने जो लाइन, जो संकेत दिए हैं कि आपके परिवार से एक को हमने टिकट दे दिया है, आपका भतीजा वो मंत्री बन गया है, उसके बाद इनकी भूमिका क्या होगी ये समय तय करेगा। लेकिन अमित शाह और उनकी टीम के लिए मुश्किल भरे दिन जरूर आएंगे उमा भारती के बयानों की वजह से और उनकी जो एक्टिविटीज़ को लेकर। रमेश सिंह जी, आपकी राय, उमा जी का जो दावा है कि वो इलेक्शन लड़ेंगी, चाहे वो 75 की हो जाए, 85 की हो जाए, लेकिन वो राजनीति नहीं छोड़ेंगी, आपकी इसमें राय कि जो हालत है मध्य प्रदेश में अभी भाजपा को लेकर, सरकार को लेकर, उसमें वो कितना बार्गेनिंग कर पाएंगी और कितना पार्टी उनको अपने साथ लेकर चल पाएगी? राघवेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, बीजेपी इस वक्त एक स्ट्रेटेजिक क्राइसिस में फंसी हुई है। पार्टी का कैडर ध्वस्त हो चुका है, चारों तरफ बगावत युवाएं खड़ी है, यह इंतजार कर रही है। पार्टी का जहाज इस वक्त मझधार में है और एक छोटा सा छेद अगर हो गया तो जहाज को डुबा सकता है। 2018 की हार के बाद पार्टी बहुत ज्यादा चौकन्नी है, संभल के कदम उठा रही है, एक एक बयान संभल के दे रही है। 5 सालों में सरकार ने पार्टी पर ध्यान नहीं दिया। इस स्थिति में उमा भारती ने जो चैलेंज पार्टी के सामने रखा है, ये बड़ा बीजेपी को सस्पेंस और पसोपेश में डालने वाला। इस वक्त उमा भारती अगर मान लीजिए बगावत करती है तो उमा भारती की स्थिति उस उले की तरह है, कुत्तों घुलेगी लेकिन पार्टी को डुबा ले जाएगी। तो इस समय पार्टी के लिए ये बड़ा संकट तो है। अब इसमें क्या है, उमा भारती ने ये जो बयान दिया है, हालांकि उमा भारती बहुत कूटनीतिक तरीके से नहीं सोचती, वो नाक की सीध पे चलने वाली महिला है, बिल्कुल रणनीतिक तरीके से। तो उनने कोई बहुत बड़ी रणनीति के तहत ये बयान दिया हो, मुझे ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन हो सकता है कि या तो पार्टी मुझे टिकट दे, या टिकट नहीं देती तो 5-10 मेरे टिकट मेरे खाते से टिकट दे, तो ये भी मुझे नहीं लगता। तो अब उमा जी इस दबाव को बना के, अब एक तरफ उनके भतीजे को टिकट मिल गया, ये बात भी उनके संज्ञान में है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें टिकट कैसे मिलेगा? क्या वो अपने भतीजे का टिकट कटवा के अपना टिकट करवाना चाहती है? दूसरी तरफ क्या उन्हें ऐसा लगता है कि अब वो मध्य प्रदेश की या बीजेपी की राजनीति में बहुत ज्यादा प्रासंगिक है? तो मुझे ऐसा नहीं लगता। उमा भारती इस वक्त कतई प्रासंगिक नहीं है। मध्य प्रदेश में भी नदी धारा में बहुत ज्यादा पानी बह चुका, उनके युग की राजनीति लगभग ढलान पे है, सत्ता की मुख्य धारा से वो बहुत दिनों से कटी हुई है। उनकी स्थिति ये है कि वो जब अगर कुछ बोल दें तो पार्टी को लेने के देने पड़ जाते हैं। और इस समय तो चुनाव की स्थिति है, एक उनका उल्टा सीधा बयान पार्टी को ऐसी जवाब देना। आपको पता हो, आरएसएस संघ जो सरसंघ चालक ने बिहार में एक बार बयान दिया था वो आरक्षण पे, तो बिहार में सरकार बीजेपी निपट गई थी। तो इस समय उनको साधना भी बहुत जरूरी है कि वो कुछ उल्टा सीधा ना कर दें, बगावत ना कर दें, ये भी जरूरी है। अगर पार्टी उनको प्रवक्ता के तौर पे भी पार्टी में लाती, वक्ताओं की श्रेणी में, तो ये डर रहता है कि ये कब क्या कह दें और पार्टी जीतते जीतते हार जाए। तो ये स्थिति बहुत विकट है और इसके लिए पार्टी को, खासतौर से केंद्रीय नेतृत्व को, शिवराज जी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उनको एडजस्ट करने के लिए। उनको किस आश्वासन पे, किस भरोसे पे लिया जाता है, उनको टिकट तो मेरे ख्याल से उनको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर टिकट ना मिलने की स्थिति में उनको क्या देंगे, किस आधार पर उन्हें मनाएंगे, ये बड़ा स्थिति बिल्कुल विकट है बीजेपी के सामने। तो कुल मिला के बहुत ही नाजुक मौके पर ये उनका बयान आया जब पार्टी चुनाव में जा रही है। योगीराज जी, दरअसल ये कहा जाता है कि भारत की राजनीति में 3 ऐसी फायरब्रांड लेडी हैं जिनका जिक्र होता है। पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो एक ज़माने में धूमकेतु की तरह छा गई थी मायावती, और मध्य प्रदेश में उमा भारती। ये ऐसी मिसाइल है कि ये गाइडेड नहीं है, अनगाइडेड है, पता नहीं कहाँ चल जाए, जहाँ रखी हुई है वहीं फट जाए, कोई भरोसा नहीं होता। इसी के चलते उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी को सीधी चुनौती दी थी। एक सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो चल रही थी उसमें उन्होंने पब्लिकली कहा था कि आपसे जो बने सो करिए, आप पर अगर हिम्मत हो तो मुझ पर अनुशासन की कार्रवाई करें। उसके बाद उनको पार्टी छोड़ना पड़ा था। तो ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उमा भारती जन नेता रही है मध्य प्रदेश की। वो फायर ब्रांड है, उनकी एक धार्मिक छवि है, वो ओबीसी से आती है
महिला है, और तीन तीन चीज़ें उनके साथ हैं। वो महिला नेता हैं, वो धार्मिक नेता भी हैं, और वो ओबीसी की लीडर भी हैं। तो बीजेपी को इस चुनाव में उमा जी को एडजस्ट करना, उनको उनके साथ माने एक तरह से संवाद कायम करके उनको सहज बना रखना बहुत मुश्किल काम होगा। लेकिन सब जानते हैं कि ये चुनाव का मौका है। पूरे 5 साल सत्ता में आने के बाद पार्टी अपने लोगों की उपेक्षा करती है, तो वो उपेक्षित लोग इस चुनाव के वक्त अपना पूरा हिसाब करते हैं, और उमा जी भी लगता है हमें अपना पूरा हिसाब करेंगे, क्योंकि उनकी भी अनदेखी तो लंबे समय से हुई है। आपकी राय? नहीं, बिल्कुल आप राघवेंद्र जी सही कह रहे हैं। आपने उनकी 3 विशेषताएं बताई। एक ये भी है कि वो लोधी जो समुदाय है जी, वही मध्य प्रदेश में बड़ा डोमिनेट कास्ट है, और इसलिए उस वर्ग का कुछ इलाकों में तो बहुत ज़बरदस्त प्रभाव है। इसलिए भी पार्टी उनको बर्दाश्त करती है, और बर्दाश्त करती है ये अलग बात है, पार्टी उस वर्ग को लुभाने के लिए उनका उपयोग भी करती है। उमा भारती ने बड़ा सोच समझकर नहीं उन्होंने, लेकिन पिछले दिनों जब प्रीतम सिंह लोधी का विवाद हुआ था, तब एक कार्यक्रम में कहा था कि मैं अगर किसी को वोट देने का कहूँ तब भी मत मानना, तुम अपने हिसाब से सोच समझकर वोट देना। ये उन्होंने कहा था कि मैं कहूँ तब भी आप वोट मत देना, और अपना विवेक का इस्तेमाल करना। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने पहले से ही एक लाइन बना के चल रही थी, और अब उन्होंने एक तरह का एक बम फोड़ा है कि मैं इलेक्शन तो लड़ूंगी चाहे जो हो जाए, और 75 नहीं 85 तक लड़ूंगी। जी, मैंने कहा ना कि ये प्रोफेशनल पॉलिटिक्स की बजाय लोधी पॉलिटिक्स ज़्यादा है, और ख़ास तौर पर जिस अंचल से वो आती हैं उस अंचल में उस वर्ग का बहुत बड़ा प्रभाव है। इसलिए उनकी एकदम से उपेक्षा करना ये भी पार्टी के लिए बड़ा कठिन सा है। महत्वपूर्ण बात यही है कि ये बात फायर ब्रांड जो नेत्री रही हैं, नेता रहे हैं जी, लेकिन अपने बयानों से यदि फायर अपनी पार्टी में ही लगने लगे, अपनी पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी हो जाए, तो फिर वो दिक्कत वाली बात हो जाती है। बिल्कुल। तो आपने ठीक कहा कि उनके बयान कई बार पार्टी को मुसीबत में डालते हैं, और कई बार उमा भारती की भी के बारे में अगर पार्टी कुछ तय करती होगी तो उनके बयान को सुनने के बाद वो अपने फैसले को बदलती होगी। लेकिन जहाँ तक चुनाव का मामला है, देवदत्त जी, समय की कमी है, आपसे बहुत संक्षेप में कि उमा जी के बयान, उमा जी के तेवर, जो उमा जी को जानते हैं, अब वो समझ गई है कि ये मामला बहुत नाजुक है, और पार्टी ने उनकी जो अपेक्षा की है उसका वो गिन गिन कर हिसाब करेंगे, और ये उनके हिसाब करने का पहला बयान है। आपकी राय? बिल्कुल। और उमा इतनी चतुर भी है कि वो समय काल परिस्थिति के हिसाब से देखते हैं। इस समय जिस समय भाजपा में भगदड़ मची हुई है, तो वो एक छाता खोल के खड़ी हो जाएंगी, तो भाजपा के जो लोग कांग्रेस में जा रहे हैं वो उनके साथ आ सकते हैं, और पार्टी के अंदर भी वो लड़ाई लड़ सकते हैं अपने उसकी संघर्ष की उसके लिए। तो ये मौका ही ऐसा था जो उन्होंने चुना है। बिल्कुल। और ये इस पे उनको सहानुभूति भी उन लोगों की मिलेगी जिनको लोग पार्टी अभी किनारे कर रही है, किनारे करना चाहती है। रमेश जी, आपकी बहुत संक्षेप में राय? राघवन जी, बिल्कुल मैं देवदत्त जी से सहमत हूँ। बीजेपी के जो विद्रोही है उनका केंद्रीकरण करके बीजेपी का सत्यानाश तो वो आराम से कर सकती है, और बीजेपी इस तथ्य को जानती है कि ये कुछ ना कर, ये अपने लिए कुछ ना कर पाए, लेकिन बीजेपी का सत्यानाश कर जाएगी। बिल्कुल। लेकिन रमेश जी, इसमें एक एंगल और भी है कि भाजपा के जो नाराज वोट हैं, अगर कोई भाजपा की एक हिस्सा अलग होता है और उमा जी जैसी लीडर उसकी बनती है, तो नाराज वोट बजाय कांग्रेस के जाने को उनके पास जाएगा, और इससे भाजपा को नुकसान के बजाय लाभ भी होगा। तो रणनीति है राजनीति की, कौन सा वोट किस करवट बैठता है। लेकिन अभी तो बीजेपी मुश्किल में रहेगी, और इसमें सबसे खास बात है कि जो भाजपा के चाणक्य माने जाते हैं अमित शाह, वो मध्य प्रदेश को लीड कर रहे हैं, वो मध्य प्रदेश को कमांड कर रहे हैं, और उनके ऊपर है कि वो उमा जी को किस तरह से बैलेंस करते हैं, उनको समझाते हैं, संभालते हैं, और उनके साथ सामंजस्य बनाते हैं। तो आने वाले दिन हमें लगता है कि बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं भाजपा के नेताओं के लिए, खासतौर से अमित शाह, उनकी टीम, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर भी है, 2 केंद्रीय मंत्री और भी हैं, और खासतौर से शिवराज सिंह चौहान। आप तीनों मेहमानों को मैं धन्यवाद करूंगा। देवदत्त जी, आपका साधुवाद। रमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और युवराज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बाखबार में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।